Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. अभी मैंने एक सीरीज़ आप कह सकते हैं क्योंकि मैंने 3 वीडियोस जो हैं ऑन द टॉपिक ऑफ अबॉर्शन जिस पे मैंने कवर किया है कि काजेज़ ऑफ अबॉर्शन क्या हैं, मतलब इनकी वजूहात क्या हैं। दूसरा ये कि थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, कि प्रेगनेंसी हेल्दी है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जो थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सबसे पहले इसी वीडियो को देख रहे हों एंड दे हैव नो आइडिया कि भाई रिकरेंट अबॉर्शन होता क्या है। रिकरेंट अबॉर्शन टर्म जो है वो हम ऐसे पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें 3 अबॉर्शन लगातार एक के बाद एक हो गए हों, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि ये जो फीमेल है ये नोन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन है। अब ये है कि जब हमने रिकरेंट अबॉर्शन को डिस्कस किया वीडियो में, तो जो मैंने एक चीज़ बार बार रिपीट की थी, जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखी होगी वो जानते हैं, उसमें मैंने मेरा ख़्याल है 2 या 3 दफ़ा मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो वजह है रिकरेंट अबॉर्शन की, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इस वीडियो के बाद मैंने सोचा कि अगर ये एक मेजर रीज़न है रिकरेंट अबॉर्शन की, तो मैं क्यों ना इसको साइड बाय साइड ही कवर कर दूं, आप लोगों को इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो नॉन केस ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की हैं, इसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहा जाता है। मतलब ये 2 या 3 डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स हैं जो इस सिचुएशन के लिए बोली जाती हैं। इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों को बताना मुझे आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। तो आप इसको एक स्टोरी के तौर पे ऐसे ले लें कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक ब्लड सर्कुलेशन होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल में, मदर टू फीटस। ठीक है, हम सब जानते हैं कि बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर है, तो उसको जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और उसकी न्यूट्रिशन जो है उसका जो ज़िम्मेदार होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये सोर्स ऑफ ब्लड फ्लो भी, ब्लड सर्कुलेशन भी फ्रॉम मदर टू फीटस होता है। तो अब क्या होता है कि अगर उस फीमेल में जो कि नॉन केस ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है, तो उसकी बॉडी में कुछ इस तरह की ऑटोइम्यून, मतलब ख़ुद से ही उसकी बॉडी एक इस तरह की कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो पैदा कर रही हैं जो इस सर्कुलेशन को, मदर टू फीटस ब्लड फ्लो जो हो रहा है, जो कि फर्दर प्रेगनेंसी की ग्रोथ के लिए, बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको अफेक्ट कर रही हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनमें थ्रोम्बोसिस जो है वो काज कर देती है। थ्रोम्बोसिस को आप सिंपली ऐसे समझ लें कि ब्लड को जो है ना वो थोड़ा सा जमा सा देती है, यानी वो उतना अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं रहती कि वो एक फ़ास्ट ब्लड फ्लो में आ जाए, और जिस तरह के एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल में होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा उसका जो लेवल होता है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, उतना ही रेट ऑफ थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है और उतना ही इन टर्न जो अबॉर्शन होने के जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ जो एंटीबॉडीज़ है वो किस हद तक है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को डायग्नोस करने का एक क्राइटेरिया है, यानी जब भी हमने कहना है कि ये जो फीमेल है ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये नोन केस है इस सिंड्रोम की, तो उससे पहले हमने जो इसको डायग्नोस करना है बाय क्राइटेरिया करना है। और इस क्राइटेरिया के 2 स्टेप होते हैं, एक तो ये उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से और दूसरा ये कि उसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग से। क्लिनिकल हिस्ट्री में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 होता है कि एक पेशेंट है
उसके 3 लगातार जो हैं वो अबॉर्शन हो चुके हैं तकरीबन 10 वीक से पहले। हिस्ट्री के लिहाज से जो दूसरा क्राइटेरिया स्टेप है वो ये है कि अगर किसी फीमेल में 1 या मोर देन 1 उसका फीटल लॉस हो गया है, यानी उसका अबॉर्शन हो गया है, लेकिन जो गेस्टेशनल एज थी उसकी प्रेगनेंसी की वो मोर देन 10 वीक्स है। सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। उसमें लेस देन 10 वीक्स है, लेकिन ये कि 3 अबॉर्शन हो गए हैं तो हमने कंसिडर करना है। दूसरे नंबर पे है कि एक या एक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन गेस्टेशनल एज जो थी वो मोर देन 10 वीक्स थी। और जो थर्ड क्लिनिकल हिस्ट्री क्राइटेरिया है उसमें ये है कि 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा जो है हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरीज हो। अब प्री टर्म डिलीवरी होती क्या है कि इसको सिंपली कहेंगे कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनके लिए कहा जाता है प्री टर्म। और टर्म TERM टर्म वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है 37 वीक्स पर, यानी अगर 37 वीक्स तक प्रेगनेंसी चली है तो उसे कहते हैं ये टर्म प्रेगनेंसी है, जो कि क्वाइट नॉर्मल और हेल्दी होती है अगर बेबी उसके बाद किसी भी वक्त पे डिलीवर हो जाए। ये बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन है जो बात से बात निकलती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें जो ख़ास तौर पे इस सिंड्रोम में जो प्री टर्म डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है वो है लेस देन 34 वीक्स, यानी 34 वीक्स से पहले ही अगर एक या एक से ज़्यादा पेशेंट की हिस्ट्री है प्री टर्म डिलीवरी की, तो उसमें भी फौरी तौर पे आप एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को कंसीडर कर सकते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री के लिहाज से जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि ये पता करना ज़रूरी है कि इस पेशेंट में किसी किस्म की कोई थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री तो नहीं रही है। तो इन 4 पॉइंट्स की बेस पे हम एंटीफॉस्फोलिपिड को डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब आ जाते हैं लेबॉर्ट्री वाले क्राइटेरिया पे, कि उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं फॉर सम काइंड ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। उसमें क्या होता है कि हम उनका एंटीबॉडीज़ जो हैं वो चेक करते हैं। अब जितना एंटीबॉडी 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इसमें मोस्ट कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, और इन एंटीफॉस्फोलिपिड केसेस में वो देखी गई हैं। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के लिहाज से जब हमने इसको डायग्नोज करना है तो उसका तरीका ये है कि एक दफ़ा जब ब्लड टेस्ट हम करवा लेंगे और हमें उसका एंटीबॉडीज़ का जो रिज़ल्ट है वो मिल गया है, तो उसको दोबारा रिपीट करना है। एक ही दफ़ा की इन्वेस्टिगेशन पे आप ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उस टेस्ट को दोबारा रिपीट करना है जब ड्यूरेशन जो है एटलीस्ट मोर देन 6 वीक्स हो जाए पिछले टेस्ट को। तो उसका क्या होगा कि दोबारा फिर वही ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे और उस लिहाज से हम देखेंगे कि हाँ जी अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कौन से वाली इसमें ज़्यादा हैं, और अगर हैं तो उनका जो लेवल है वो किस हद तक है। और सबसे पहले तो हम मदर को डिस्कस करते हैं जो एंटीफॉस्फोलिपिड का नोन केस हैं और उनकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू जा रही है। 2 मेजर रिस्क हैं। एक तो ये है कि ऐसे पेशेंट में हाई चांसेस हो जाते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन के। अब्रप्शन का मतलब होता है कि फट जाना। तो अब ये देख लें कि प्लेसेंटा के केस में होता क्या है कि ये सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से। कंप्लीटली भी सेपरेट हो सकता है, पार्शली भी, मतलब थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा नहीं। उसमें ये होता है कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है बोथ फॉर द मदर एंड फीटस। इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर इसको फौरी तौर पे क्विकली मैनेज नहीं किया जाएगा तो मदर डेथ तक इसकी नौबत आ सकती है। बच्चे का तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता इन केस ऑफ सीवियर और लेट मैनेजमेंट केस में। मैंने मेंशन किया लेट मैनेजमेंट केस में, लेकिन अगर क्विकली जो है वो उसको मैनेज कर लिया जाए तो दोनों के बचने के हाई चांसेस हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि मदर को प्री एक्लैम्पशिया जो है वो डायग्नोस हो सकता है आफ्टर 20 वीक्स। अब प्री एक्लैम्पशिया जो है ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जो उस पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसके साथ साथ उसके यूरिन में जो है वो प्रोटीन भी आना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये 2 कॉम्प्लिकेशन जो हैं अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे तो मदर में ये आ सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है ये बच्चे को कैसे अफेक्ट करती है। तो नंबर 1 पे है कि ये अबॉर्शन काज कर देती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी चलती जा रही है तो होता क्या है कि सेकंड नंबर पे है IUGR होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
IUGR एब्रीवेशन है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की, जिसका मतलब है कि दो बच्चे अगर सेम ही गेस्टेशनल एज के हैं, मतलब लाइक 33-34 वीक्स के हैं, लेकिन क्या होगा कि जो IUGR वाला जो बच्चा है वो ग्रोथ में दूसरे बच्चे से सेम गेस्टेशनल एज में छोटा रह जाएगा। अब जो थर्ड बैड इफ़ेक्ट बेबीज़ पे आता है वो ये होता है कि उनमें जो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ जो है, मतलब जो बच्चे कहते हैं कि जी पेट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है, तो इसके भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं ऐसे अनट्रीटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें। अब ये नेचुरल क्वेश्चन है इस तरह के पेशेंट में कि भाई अगर अब हमें ये प्रॉब्लम है तो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए जो एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि ये नो डाउट कि ये एक मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि इसकी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका डायग्नोस्ड केस हैं और डॉक्टर आपको जिनसे आप फॉलो अप ले रही हैं आपको प्रॉपरली डायग्नोस कर लेती हैं, तो उसके बाद वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगी, जो कि मतलब मोस्टली उस ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एक एस्पिरिन टैबलेट को, और साथ में एक इंजेक्टेबल जो होता है हेपरिन, इंजेक्टेबल फॉर्म में ये एक इंजेक्शन होता है जो आपको रोज़ लगाना पड़ता है। तो इस ट्रीटमेंट के साथ जो है 70% जो प्रेगनेंसी आउटकम जो है वो अच्छा हो जाता है। इन पेशेंट को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बखैर आफ़ियत टर्म तक पहुँच गई हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दीजिएगा कि आप नोन केस हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की और आप जो हैं ऑन ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि ये जो आपका मोड ऑफ डिलीवरी है ना, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी इंडिकेशन, तो उसके लिए अगर आपकी डॉक्टर जो है वो सिजेरियन प्लान करती हैं तो उसके लिए आपको पता है कि एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। तो ये हिस्ट्री जो है रिगार्डिंग टू हेपरिन जो आप ट्रीटमेंट ले रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू डिसाइड अबाउट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि अगर आपने ये इंजेक्शन खुद से घर में लिया हुआ है और आप हॉस्पिटल गई हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर को अगर पता होगा तो वो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है जो ये तो स्पाइनल कार्ड में देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया होता है जो आपको बिल्कुल एक इंजेक्शन के साथ कम्प्लीटली आप बेहोश हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्पाइनल होता है कि जिसमें एक इंजेक्शन जो होता है वो आपकी स्पाइन में लगा दिया जाता है, जिससे आपका जो लोअर पोर्शन है उससे आपको वो एक सुन फीलिंग्स जो होती हैं ना वो आ जाती हैं। अगर आपकी लास्ट डोज को लेस देन 12 आवर्स हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी जो डॉक्टर हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे। तो जब भी कोई भी पेशेंट किसी भी वजह से, सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की, ये मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो मोस्टली लेग्स में होती है और इसमें लेग जो होती है वो रेड इन कलर हो जाती है, उसका साइज़ दूसरी लेग से बढ़ जाता है, ज़्यादा डायमीटर में आ जाता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, टेंडरनेस होती है। तो ये सारे जो पेशेंट हैं ये इंजेक्टेबल इसी हेपरिन ट्रीटमेंट पे होते हैं। तो ये पेशेंट भी जो होते हैं वो अपनी हिस्ट्री के इस पॉइंट को हमेशा जहन में रखें कि जब भी आपका मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है कि आपका बच्चा कैसे डिलीवर करना है तो उसके लिए ये हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एज़ यूजुअल ये मैंने आपको एक जनरल जो है इंफॉर्मेटिव पॉइंट आपको दिया है ताकि आप सब लोग जो सुन रहे हैं इसको अपने जहन में रखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। कि अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सराउंडिंग में कोई सी भी ऐसी फ़ीमेल हैं जिनकी कुछ इससे मिलती जुलती हिस्ट्री है तो काइंडली आप उन्हें इन्फॉर्म करें, उनकी हेल्प करें, उनको ये अवेयरनेस दें जो आपको समझ आई है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सकें। मेरी इन वीडियोस का जो बेसिक एम है वो है आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको पता है एटलीस्ट वो दूसरे को बताए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।